two identical buggies, 1 and 2. 1 and 2. Two identical buggies, 1 and 2. With one boy in each. Moves along parallel rails. When buggies are opposite to each other, the boy jump in a direction perpendicular to the direction of motion. Perpendicular to the direction of motion. Perpendicular to the direction of motion. Okay. और ऑफ द बगीज जिधर को जा रही है उसके परपेंडिकुलर ये जंप करते हैं. मैं भी आपको डायग्राम भी बनाता हूं. ठीक है. So as to exchange their places, as a consequence, buggy one stops. Buggy one stop करके and the buggy two keeps moving in the same direction. Keeps on moving in the same direction with its final velocity v. So तुम्हें बोला जा रहा है फाइंड करो initial velocity v1 and v2 of buggies और मास ऑफ बगी जो है वो कैपिटल एम है और जो मास ऑफ बॉय है वो एम है. मास ऑफ वन बगी जो है कैपिटल एम है और अदर बगी का जो मास है वो स्मॉल एम है. ओके. तुम्हें इसको सॉल्व करना है. देखिए करना क्या है. करना क्या है कि मान लो ये बगी वन है जो इधर को जा रही है v1 स्पीड के साथ. यहां पे एक पर्सन है और ये बगी इधर को जा रही है v2 के साथ.
ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे क्योंकि ये बगीज आ रही थी, जैसे ये यहां पे आया तो इन दोनों ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना है। ये P है, ये Q है। अब हुआ क्या, जैसे ही Q इसमें आया तो ये कर गया स्टॉप, क्योंकि ये बगी 1 है और ये बगी 2 है, क्वेश्चन में दे रखा है। ये स्टॉप कर गया और ये जो P अब इधर आ गया, तो P इधर को ही जा रहा है, पर इसकी अब स्पीड कितनी हो गई, B। ये जस्ट बिफोर जंपिंग, हम लोग ये मतलब मान के चल रहे हैं कि इमीडिएट ही इफेक्ट है, ठीक है। और जस्ट आफ्टर जंपिंग। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो अब करना क्या है, नाउ कुछ नहीं करना, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो बस फॉर बगी 1। बगी 1 में क्या हुआ, पहले ये इनिशियल स्टेज थी और ये फाइनल स्टेज है। इनिशियल स्टेज में ये राइट साइड जा रहा था, तो टोटल मास कितना आ गया, जो टोटल मोमेंटम आ गया m + m × v1, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। और हुआ क्या, जैसे ही इसने इसमें जंप किया ये तो स्टॉप कर गया, पर इसमें मैं तुम्हें थोड़ी सी चीजों को थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताना चाहूंगा, कि m + m v1 तो पहले इसका मोमेंटम था सारे का, पहले इसका मोमेंटम था सारे का। और जैसे ही इसने शिफ्ट करना है, तो ये जा तो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो जैसे ये इसमें लैंड करेगा बेटे, तो इसमें ये मोमेंटम इसको किस तरफ देगा, लेफ्ट साइड देगा, लेफ्ट साइड। वो कितना मोमेंटम देगा, माइनस मास एज m और v2, ये देगा माइनस मास एज m2 एंड v2। पर साइमल्टेनियसली ये यहां से जंप भी तो करके गया, साइमल्टेनियसली जंप करके भी तो गया, और जब ये यहां से निकलेगा तो इतना मोमेंटम यहां से निकल गया, इतना मोमेंटम यहां से निकल गया। अब फाइनली ये स्टॉप कर गया, तो फाइनल मोमेंटम तुम्हारे पास 0 आ गया, फाइनल मोमेंटम तुम्हारे पास 0 आ गया, तो ये मोमेंटम यहां से निकल चुका है। ओके, तो इसको में तुम क्या कर रहे हो, तुम राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हो और लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले रहे हो। और क्योंकि जब तुम यहां से जंप कर रहे हो, तो जब बेटा यहां से तुम जंप कर रहे हो, तो एक तरह से जब चलती हुई चीज में से कोई मास बाहर जाएगा, तो उतना वो अपने हिसाब से मोमेंटम अपना कम कर देगा, क्योंकि रिमूव कर दिया ना मोमेंटम को उसने, इसलिए। ओके, तो ये आ गया तुम्हारे पास ये रिजल्ट। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं कि हुआ क्या फॉर बगी 2। फॉर बगी 2, अभी बगी 2 में हुआ क्या कि ये तो जा रहे थे पहले इकट्ठे ही, तो मोमेंटम बगी 2 में माइनस के साथ आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को अपन नेगेटिव लिया है, m + m × v2, क्योंकि v2 थी पहले वाली स्पीड। और जैसे इसने यहां से जंप किया इधर, तो इसका ये वाला मोमेंटम तो कम हो गया, माइनस ऑफ -m2, ये कम हो गया,
माइनस और माइनस टू लिया बिकॉज लेफ्ट साइड जा रहा था, लेफ्ट साइड वाला मोमेंटम नेगेटिव लेते हैं। और अब ये मोमेंटम यहां पे जब इसमें आया तो इसके पास कौन सा मोमेंटम था, राइट साइड वाला, तो इस वजह से ये प्लस आ गया m इंटू v1। और ये किसके बराबर आ गया, क्वेश्चन में दे रखा है ये लेफ्ट साइड की तरफ ही जा रहा है, और अब इसका वैल्यू ये तुम्हें दे रखा है। अब क्या करो, ये दो इक्वेशन तो तुम लिख चुके हो, 1 और 2, 1 और 2 तो तुम लिख ही चुके हो। यहां से तुम देख पा रहे हो कि MV1 तो कट जाएगा, कैपिटल M V1 इज इक्वल टू स्मॉल m V2। एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन में तुम्हारे पास ये माइनस MV2 ये प्लस MV2 कट जाएगा, ये MV2 है प्लस स्मॉल m V1 है इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस m इंटू वी है, क्योंकि ये जा तो लेफ्ट साइड में रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, बस इसकी वैल्यूज को यहाँ से दो इक्वेशंस तुम्हारे पास आ चुकी है। इन दो इक्वेशन में जैसे तुम V1 निकालना चाहते हो, यहाँ से V1 निकालो MV2 बाय कैपिटल M, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा V1 और V2 का। ठीक है, दो इक्वेशंस। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए आगे, एक और क्वेश्चन है। इन अ फ्लोइंग रिवर there is a boat, there is a boat and kid is standing on the boat, kid is standing on the boat, kid है standing on the boat है। The mass of the kid is 20 kg, mass of boat is 60 kg, distance from the kid and the bank is 20 meter। और क्वेश्चन में दे रखा है इफ द किड मूव्स 8 मीटर ऑन द बोट, बोर्ड पे 8 मीटर चला टुवर्ड्स बैंक, बैंक की तरफ, टुवर्ड्स द बैंक, so then find the distance of the kid from the bank। बहुत सिंपल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए मान लो ये एक बोट है और किड इज स्टैंडिंग ऑन देयर, और यहाँ पे ऐसे दिस इज द बोट एंड वाटर, और ये तुम्हारे पास ये बैंक है, और यहां से किड का दूरी 20 मीटर दे रखा है। अब ये किड इस तरफ गया, यहां तक आ गया, पहले यहां पे था, फाइनली यहां पे आया,
और ये दूरी कितनी कवर करके आया, 8 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है ये बोर्ड थोड़ा पीछे गया होगा, और अब बोर्ड जब ये किड यहां पे आ गया, अब ये बोर्ड ये वाले एंड का जो दूरी है यहां से, मान लो x है, तुम्हें x फाइंड करना है कि x क्या है। तो तुम सबसे पहले तो ये देखोगे इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोर्ड। अब तुम्हें पता ही है क्या होता है फॉर्मूला, ऑपोजिट मास बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑपोजिट मास विद रिस्पेक्ट टू द अदर मास, है ना, ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोर्ड कितना आएगा, ये बात जरूरी है। ऑपोजिट मास कितना है, ये कितना है 20, टोटल मास कितना है 20 प्लस 60, और कितना दूरी किड ने कवर किया, 8 मीटर। तो कितना दूरी आ गया ये, 80 10 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोर्ड आ गया जी 2 मीटर। ये 2 मीटर पीछे को चला गया, 2 मीटर पीछे को चला गया, ठीक है, जो बोर्ड है। सो इट मीन्स, अगर देखो सीधी सी बात है, अगर ये बोर्ड यहीं पे रहता तो ये कितना दूरी कवर करके आता, 8। अगर ये यहीं पे रहता, अगर बोर्ड को फिक्स कर देते तो ये कितना दूरी कवर करके आता है यहां से यहां तक, 8 मीटर। पर जब ये 8 मीटर कवर कर रहा है तो ये 2 मीटर इधर को आ गया। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, एक तरह से देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द किड कितना है, मैं फिर से बता रहा हूं, 8 मीटर इसको आगे जाना था, पर बोर्ड यहां से 2 मीटर पीछे चला गया, तो इफेक्टिवली कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 6 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक का दूरी 20 था, तो इसने एक तरह से यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो 6 मीटर किया है। क्यों, क्योंकि मूव ये 8 ही करा है, पर विद रिस्पेक्ट टू दिस बैंक 2 मीटर बोट राइट साइड चला गया था, इस वजह से 6 मीटर। सो देयरफॉर बेटे जो फाइनल पोजीशन आया, जो डिस्टेंस ऑफ किड आया फ्रॉम द बैंक, वो अब 20 माइनस 6 14 मीटर आया, 20 माइनस 6 14 मीटर आया। ओके, तो ये रिजल्ट आ गया जी, जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है कि a wall is moving with velocity 10 meter per second and a ball of mass 10 kg
is traveling with the velocity of 1 meter per second. Both of them collided to find the velocity of the ball B if E is equal to 1. मतलब प्योर इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन जैसे मर्जी करो, ठीक है, प्योर इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन अब जैसे मर्जी करो. ओके, सो दिस इज देयर. अब तुम्हें क्या बताया जा रहा है जी इसमें, ये आ गया एक 10 kg का जो बॉल है ये इस तरफ जा रहा है जी 1 मीटर पर सेकेंड, और एक ये वॉल है. दिमाग में आएगा सर ये वॉल कैसे? वॉल का मतलब होता है जैसे ये 10 kg मास है तो ये कुछ 10,000 kg मास है जो मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा मान लो. तो ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ इधर को आ रहा है. मतलब बॉल अगर वर्ड लिख दिया तो इसका मास जो है ना बेटे, तुम इन्फिनिटी मान लो कि इसका मास इन्फिनिटी है, इसका मास इन्फिनिटी है. और होगा क्या जब ये इसको कोलाइड करेगा तो ये वाली बॉल तो वापस इधर आ जाएगी, पर इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात याद रखना. नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन. No effect on the velocity of the ball after collision. Collision के बाद इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ठीक है, बस ठीक है. फिर तो क्या करना है, ई लिखोगे. तुम्हें पता ही है इसका क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बाय अप्रोच. नो डाउट इसका मॉड लिखना होता है और इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो. अब बॉल जो है टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, तुम इसका नाम 1 लिख सकते हो, इसका नाम तुम 2 लिख सकते हो. तुम देख रहे हो कि ये जो बॉडी है ये टुवर्ड्स राइट जा रही है, तो u1 जो है वो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, और u2 का वैल्यू अब टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है तो वो -10 है, वो -10 है. और उसके बाद तुम्हें एक तरह से v2 के बारे में नहीं पता है. अच्छा v2 तो पता है कि v2 जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट ही आ रहा है, तो वो कितना आ रहा है, -10. ओके, और तुम्हें v1 की वैल्यू को निकालना है. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो. कितनी वैल्यूज आ रही हैं देखो एक बार. -10 और v1 तुम्हें निकालना है. डिवाइडेड बाय u1 minus u2. What is u1? 1 minus of -10. E की वैल्यू तो तुम्हें 1 दे रखी है.
इसका तो मॉड ही लेना था ऊपर, है ना। कितना आ गया ये 10 प्लस v1। अच्छा एक मिनट रुको, ये आ गया 10 प्लस v1 और ये माइनस आ गया, ठीक है। अब ये एक मिनट रुको, जब ये कोलाइड कर रहा है तो ये भी तो लेफ्ट साइड पे जा रहा है ना। रिलेटिव वेलोसिटी जो तुम लिखना चाहते हो वो फिर से यही आनी चाहिए, v माइनस 10। सेपरेशन तो ऐसे हो रही है। एक मिनट रुको, ई का फॉर्मूला बेसिकली क्या था, मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा फंडामेंटल शेयर करता हूँ, तुम्हें और अच्छा लगेगा। ये क्या था, relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach बेटे before collision। आफ्टर कोलिजन के बाद तुम देखो इसका ये v वेलोसिटी इसका 10 है, तो relative velocity कितनी आएगी v माइनस 10। अब ये तुम्हारे पास राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। ये आ गया v माइनस 10 बाई 11 और ये तो 1 के बराबर तुम्हें दे रखा है। इस वजह से v माइनस 10 आ गया 11 बेटे। यहाँ पे जबरदस्त चीज ये है कि तुम्हें मास की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। सीधा कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन दे रखा है, तो वहीं से तुमने इसका वैल्यू निकाल दिया। ओके बच्चों, तो ये था तुम्हारे पास क्वेश्चंस का जाना जो तुम्हें मिल गया है। इसको तुम अच्छे से सॉल्व करना, जबरदस्त जबरदस्त, फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत सी क्वेश्चंस ऐसी हैं जो मैंने तुम्हें शेयर कर दी हैं, सीधे क्वेश्चंस ये हैं जो बनाने हैं। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो बताओ मेरे को। तो यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी? ओके, तो पता नहीं क्यों लग रहा है सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स लिख रहे हैं, जबरदस्त, वो बताना नहीं चाहते किसी को, है ना। ओके, इसको तुम अच्छे से रिवाइज करो और फिर बताओ। मेरी तरफ से तो काफी हद तक क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। एक एक क्वेश्चन में तुम्हें जबरदस्त एक और मैं डिस्कस करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब फिगर shows two equal mass particles A and B। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना इसको। A and B
attached by a string of length 12 and placed on a smooth horizontal table at separation L. If B is imparted a speed u horizontally normal to the line AB, मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा अभी. Find the velocity of each particle just after the string becomes taut. Just after the string becomes taut. जैसे स्प्रिंग टॉट हो गया तो उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी आएगी, ये क्वेश्चन है. और तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, ये ए है बेटे और ये बी है और ऐसे करके ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये वाली ये 2L है, पर वैसे ये सेपरेशन L है. ये दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में और तुमने इसको u स्पीड दिया तो हुआ क्या, जैसे जैसे ये आगे जाता गया ये मास ये वाला तो इधर ही रहेगा, पर एक इंस्टेंट ऐसा आ जाएगा जब ये स्ट्रिंग टॉट हो जाएगा. टॉट मतलब ए इधर और ये बी इधर, तो ये स्ट्रिंग जो है टॉट ऐसे हो जाएगा. ये स्ट्रिंग जो है ऐसे टॉट हो जाएगा, ठीक है. जस्ट बिफोर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और जस्ट आफ्टर में क्योंकि मेरे को ये दो एग्जांपल मतलब दोनों कंडीशंस लेनी है तो इस तरह से कंडीशन तो यही रहेगी, ये स्ट्रिंग फिर से बनेगा तो ऐसे ही. यहीं पे और ऐसे, ठीक है. ये भी अब जस्ट बिफोर में ये मतलब तुम ये बोल दो कि इस इंस्टेंट पे तो इस पे टेंशन 0 ही है अभी तो, और जैसे ही ये टॉट हो गया इसके अंदर एक टेंशन आ गया और इसके अंदर भी एक टेंशन आ गया. टी, ये बड़ी जरूरी चीज है. टी आ गया टेंशन, फोर्स आ गई, जर्क आ गया, फोर्स आ गई. अब मैं तुम्हें इसका नाम टेंशन तो लिख दूंगा, पर इसमें जो टेंशन आएगी ना बेटे वो इंपल्सिव टेंशन होगी. इंपल्सिव का मतलब समझते ना, बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा. अब सुनो करना क्या है. देखो ये आ गया ऐसे इधर, ये आ गया इधर, क्योंकि ये तुम्हें L दे रखा है, ये 12 दे रखा है और ये एंगल थीटा है. यहां से तुम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो और इस इंस्टेंट पे इसका स्पीड u है. और जैसे इसको ये टेंशन मिला, तो तुम ये मान लो
इसके पास दो वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स आएंगे, एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर आएगी वेलोसिटी जिसका नाम तुम v2 रख लो, और एक स्ट्रिंग के अलोंग आएगी वेलोसिटी जिसका नाम तुम v1 रख लो। तुम बोलोगे सर ये क्या आप करवा रहे हो? मैं कहूँगा बेटा कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहा है, तुम्हें मैंने कराया था कि जब कोलिजन होती है तो तुम दो लाइंस ड्रॉ करते हो, एक ये वाली जिसका नाम कॉमन टेंजेंट होता है और एक ये वाली जिसका नाम कॉमन नॉर्मल होता है। अब तुम बोलोगे सर इसमें कौन सा, मेरे को कैसे पता लगेगा? तो बेटे ये वाली लाइन जो तू ड्रॉ कर रहा है, ये तुम देखो इंपल्सिव फोर्स लग रही है। इंपल्सिव फोर्स हमेशा किधर लगती थी? कॉमन नॉर्मल की तरफ। एक तरह से ये वाला तेरे पास कॉमन नॉर्मल है, ये वाला, और दूसरा ये वाला, ये वाला, ये कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो देखो कॉमन नॉर्मल ये है तो इसका परपेंडिकुलर है ये वाला, तो इस वजह से ये तुम्हारे पास एक तरह से कॉमन टेंजेंट। आई होप बच्चों तुम्हें ये चीज समझ लगी है। ओके, और ये स्ट्रिंग डॉट है तो मान लो इसकी स्पीड तूने v1 ली है तो इसकी भी स्पीड बेटे v1 ही आएगी, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन के लॉन्ग है और स्ट्रिंग डॉट है, इसकी वेलोसिटी भी v1 ही आएगी। और यहां पे जो इंपल्स लगी है बेटा उसका नाम j लिख दोगे, j इंपल्स लगी है जो, उसका नाम तुम j लिखो। इंपल्स क्या होता है बेटे? चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स क्या होता है बेटे? चेंज इन मोमेंटम। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें ये चीज दोबारा से बता रहा हूं। सुनो, तुम्हारे पास दोबारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लगना जरूरी है। ये तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है बेटा, बस एक ही चीज होती है बेटा कि तुम्हें कुछ ना समझ लगे बोल दो तो उससे भी अच्छा है। और ये v वेलोसिटी u वेलोसिटी के साथ जा रहा है। फिर मैंने तुम्हें बोला जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, मतलब स्ट्रिंग डॉट हो गया उससे पहले, ये ऐसे यहां तक, ये ऐसे यहां तक, और ये लेंथ L है और ये लेंथ 2L है और ये एंगल थीटा है। ये लेंथ L है और ये लेंथ 2L है और ये एंगल थीटा है। अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इंपल्स लगा, इंपल्स जस्ट आफ्टर लगेगा, एक इधर को लगा, क्योंकि इसमें खिंचाव आया स्ट्रिंग में और इसमें स्ट्रिंग में खिंचाव इधर को आया जी। और ये तो तुम्हारे पास इधर को जा ही रहा था यू के साथ, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आएगा तो यू ही रहेगा उसका स्पीड। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एकदम से दिमाग में खनका, कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो इसके पास क्योंकि स्ट्रिंग ये वाला है तो इसमें एक परपेंडिकुलर आएगा, लेट इट बी, उसका स्पीड v2 है, और एक इस तरफ आ जाएगा इसका स्पीड जिसका नाम v1 है। तुम्हें लॉज ऑफ मोशन में मैंने करवाया था, जैसे ही कोई दो बॉडीज होती हैं, जब दो बॉडीज को अटैच किया जाता है और जैसे इसका स्पीड इधर को अगर v1 है तो इसका स्पीड भी इधर को v1 ही होना चाहिए, तभी तो ये स्ट्रिंग डॉट होगा और इन दोनों की स्पीड भी सेम होगी। इस वजह से इधर अगर तूने लेट कर लिया इसके स्पीड, ये जो तुम्हारे पास क्या था b, ये जो b है, b का स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग जो है वो v1 है, तो b का स्पीड अगर अलोंग द स्ट्रिंग v1 है तो इसका भी v1 ही आएगा। अब हम कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं सीधा फॉर्मेट यूज करके, फिर ये खत्म हो गया। देखिए क्या है ये, क्या है ये, देखो, फॉर ए
फॉर ए के लिए, ए के लिए जे जो है वो इम्पल्स है। अब तुम्हें पता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगानी है, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती क्या है तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द इम्पल्स। जे के साथ भी कई बंदे डिनोट करते हैं, कई बंदे आई के साथ डिनोट करते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं। अब तुम देखो ए के लिए क्या है, तो इम्पल्स का मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया हुआ है, फाइनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स, मैं जे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू प्लस माइनस इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। ये लगा रहे हैं। अब लगाते हैं फॉर ए जो है बेटा वो तो पहले रेस्ट पे ही था, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 0। अब ऑब्वियस ही बात है ये जा रहा है नीचे को इस तरफ। अब ऑब्वियस ही बात है बेटे ये जा रहा है इस तरफ अलोंग द स्ट्रिंग जा रहा है, और इस वजह से इसका जो मोमेंटम तुम लिखने वाले हो वो लिखोगे प्लस करके, इसका नाम जे लिख दोगे, और फाइनल मोमेंटम कितना आएगा mv1, क्योंकि दोनों का मास तो सेम दे रखा है ए बॉडी के लिए। कहानी खत्म, ये लिख दिया हमने। अब लिखते हैं फॉर बी, ध्यान से देखना एक बार फॉर बी। अब बी का जो पहले वेलोसिटी था वो तो u था ही इधर को, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आ गया, जो पहले था इधर ये आ गया u cos थीटा अलोंग द स्ट्रिंग। और तुम देख पा रहे हो पीछे को मोमेंट इसके इंपल्स लग रहा है, और ये इस तरफ जा रहा है u cos थीटा के साथ। अब देखो फॉर बी, इसका मोमेंटम अलोंग द स्ट्रिंग फॉर बी, हम लोग ये दोनों चीजें किसके लिए लगा रहे हैं, अलोंग स्ट्रिंग, क्योंकि जो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है वो लॉन्ग स्ट्रिंग लगाई जा रही है। वो कितना आ गया m मास इनटू u cos थीटा। अब ये mu cos थीटा इस तरफ है, पर j तुम देख सकते हो j किस तरफ लग रहा है, ऊपर को लग रहा है, इस वजह से तुम यहाँ पे माइनस लिखोगे, और फाइनल मोमेंटम तुम्हारे पास कितना आ गया, फाइनल को किसकी वेलोसिटी mv1 थी, तो ये v1 आ गया। अब यहां से j जो mv1 है, अब ये j mv1 इसके बराबर पुट कर दोगे तो mu cos थीटा इज इक्वल टू 2mv1 आ जाएगा। यहां से m और m कट जाएंगे, और v1 का वैल्यू u cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। v1 का वैल्यू u बाई 2 cos थीटा आ गया, ठीक है। v1 का वैल्यू u बाई 2 cos थीटा आ गया। नाउ ये तो आ गया अलोंग द स्ट्रिंग, अब आ गया नॉर्मल टू द स्ट्रिंग बेटे। अब आ गया नॉर्मल टू द स्ट्रिंग। जब तुम बोलोगे नॉर्मल टू द स्ट्रिंग है परपेंडिकुलर, तो u का कंपोनेंट क्या था परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, पहले u sin थीटा, बाद में कितना आया v2, तो तुम बोलोगे a के लिए तो 0 रहेगा, फॉर a इट इज 0, ठीक है। पर जब तुम लिखोगे फॉर b, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था mu sin थीटा, बाद में कितना हो गया, तूने लिख दिया mv2, इस वजह से तुम्हारे पास v2 का वैल्यू u sin थीटा आ गया। सो थीटा का वैल्यू तुम्हें पता ही है कितना है, थीटा का वैल्यू तुम्हें पता ही है बेटा कितना है, क्योंकि ये थीटा था, ये 2l था बेटा, ये l था, और ये 90 है, तो यहां से साइन थीटा कितना आ गया l बाई 2l, बोले तो 1/2, बोले तो 30 डिग्री।
30 डिग्री आ गया, साइन थीटा 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। और ये वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर v1 इज u/2, क्योंकि u sin थीटा है, सॉरी, v1 इज हाफ u cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। cos थीटा इज स्क्वायर रूट 3/2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3/4u, और v2 आ गया u sin थीटा, u sin थीटा, थीटा इज 30, sin 30 इज 1/2, तो u2 आ गया। ये रिजल्ट्स आ गए बेटा, दोनों की वेलोसिटीज आ गई। एक तरह से तुम ए का वेलोसिटी तो बोल दोगे ये v1 है, इसका आंसर स्क्वायर रूट 3/4u है। और वेलोसिटी ऑफ बी जब तुम लिखना चाहोगे, बेसिकली बेटे जो बी है ना, जो बी है वो, जो बी है बेसिकली बेटे, उसका एक स्पीड इधर को था जिसका नाम तूने v2 लिखा था, एक स्पीड उसका इधर को था जिसका नाम स्पीड v1 है। इस वजह से नेट स्पीड इसका आ गया vb, जो कि इसके बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। v1 तुम्हारे पास है स्क्वायर रूट 3/u का स्क्वायर, ये आ गया 3/16u स्क्वायर, और वो आ गया u स्क्वायर बाय 4। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 7/4u, ये रिजल्ट आ जाएगा। आई होप बच्चों तुम्हें ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर अवर चैप्टर ऑफ